सौरभ ने अमित को गुस्से में दंदनाते हुए अपनी तरफ आते हुए देखकर पूछा। आई स्वेयर सौरभ, आई विल किल दिस गर्ल। अमित ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को टेबल पर मारते हुए कहा। जस्ट इग्नोर हर यार। सौरभ ने बहुत शांत तरीके से कहा। इग्नोर ही कर रहा हूँ इसे फर्स्ट ईयर से, और अब ये हाल हो गया कि कुछ महीनों बाद फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे, पर इस लड़की का भूत उतर ही नहीं रहा है। अमित ने झुंझलाते हुए कहा। अरे यार, सारे लड़के मरते हैं उस पर, और मैंने तो सुना है कि कुछ जूनियर डॉक्टर्स भी लाइन में लगे हुए हैं, और एक तू है जो कि सामने से आ रहे प्रपोजल को ठुकरा रहा है। सौरभ ने एक आंख विंक करते हुए कहा। तू अच्छी तरह से जानता है मुझे, और फिर भी तो ऐसी बातें कर रहा है। अमित ने गुस्से में अपनी आंखों को और छोटा छोटा करके कहा। जस्ट किडिंग यार, पर अब कर भी क्या सकते हैं। सारा AFMC जानता है कि कितनी घमंडी और चिपकू लड़की है ये। सौरभ ने भी एक नज़र दूर बैठी हुई काव्या पर डाली, जो कि इस समय मोना और रश्मि के साथ खाना खाते हुए भी सेल्फी लेने में बिजी थी। पता नहीं कैसे इसका यहाँ एडमिशन हो गया, सौरभ ने कहा। क्यों, तू नहीं जानता कि इसका बाप फौज में कर्नल की पोस्ट पर है? तो बस अपने पापा की पोजीशन का फायदा उठाया, और क्या। अमित ने भी खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा चल खाना खा, और फिर मुझे वो बात भी बता जो तुझे इतनी देर से परेशान कर रही है। सौरभ ने गहरी नजरों से डुग्गू की तरफ देखते हुए कहा। डुग्गू इस समय कोई भी बहस नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप खाना खाने में लग गया था। धीरे धीरे मेस में से भीड़ छटने लगी थी, और ज्यादातर लड़के लड़कियां खाना खाकर अपने अपने रूम्स की तरफ जा चुके थे। अमित भी सौरभ के साथ खाना खाकर मेस से बाहर आ चुका था, और वो दोनों यूं ही चहलकदमी कर रहे थे कि डुग्गू का फोन बजने लगा। शिट, मैं जब से यहाँ आया हूँ घर पर फोन करना तो भूल ही गया हूँ। डुग्गू ने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए देखकर कहा। तो क्यों टेंशन ले रहा है, घर से ही फोन आया ना, कोई तिहाड़ जेल से तो नहीं आया जो कि तुझे उधर का जेलर धर के ले जाएगा। सौरभ ने जस्ट चिल के अंदाज में कहा। हाँ हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, तब तक तू मेरे हिस्से की भी वॉकिंग कर ले। डुग्गू ने सौरभ की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा। कमाल है यार, ये लड़का भी पल में तोला और पल में माशा हो जाता है इसका मिजाज। अभी कुछ देर पहले तक तो इतना आग बबूला हो रहा था काव्या की हरकतों पर, और अब देख लो कैसे मस्ती सवार है। डुग्गू मेस के आगे बने हुए बड़े से लॉन में घूमते हुए फोन पर बात कर रहा था। सॉरी माँ, बस वो निकल गया ध्यान से, मैं बस खाना खाकर आपको फोन करने वाला था, डुग्गू ने सफाई देते हुए कहा। हाँ मुझे सब पता है, तू ना वहाँ जाकर मुझे भूल जाता है, कविता जी ने झूठ-मूठ उदास होते हुए कहा। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, भला बेटा कभी अपनी माँ को भूल सकता है क्या? अमित ने कविता जी को विश्वास दिलाते हुए कहा। हाँ रहने दे, अब मक्खन मत लगा। अच्छा ये बता कि तू अब आएगा कब? माँ मैं आज ही तो पहुँचा हूँ, और आप आज ही ये जानना चाहती हैं कि अब मैं वापस कब आऊँगा? अमित ने सहजता के साथ कहा। और वैसे भी माँ, कुछ दिनों में मेरा प्रैक्टिकल इवेंट होने जा रहा है, तो कम से कम 1-2 महीने तक तो मैं चाहकर भी नहीं आ पाऊंगा आपके पास। अच्छा चल ठीक है, कह तो ऐसे रहा है जैसे कि तू बहुत उतावला रहता है घर आने के लिए, कविता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। माँ आप इसका रीजन भी अच्छी तरह से जानती है, अमित ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। अरे तो क्या हम लोग कुछ गलत करते हैं? कविता जी ने छूटते ही कहा। माँ प्लीज, मुझे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं चाहिए, मेरा फोकस फिलहाल मेरे करियर पर है, और वैसे भी मैं जबरदस्ती किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता हूँ। पर डुग्गू, कविता जी अभी कुछ और कह पाती हैं इससे पहले ही डुग्गू ने कहा कि अच्छा माँ बाद में बात करूंगा मैं आपसे, हाँ मैं अभी रूम पर नहीं हूँ, यहाँ किसी ने अगर मुझे इस तरह से टहलते हुए देख लिया तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। ओके गुड बाय माँ, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, लव यू माँ। ओके ठीक है, अपना ध्यान रखना तू, और फोन करते रहना। हाँ कविता जी ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ? अखिलेश जी ने कविता जी के उतरे हुए मुंह को देखकर कहा। एक्चुअली न सिर्फ अखिलेश जी बल्कि दादी और प्रिया भी जानना चाहती थी कि कविता का मुंह क्यों बना हुआ था। डुग्गू तो इस बारे में बात तक नहीं करना चाहता है, पता नहीं ये लड़का इस रिश्ते के लिए मानेगा भी कि नहीं, कविता जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा और चुपचाप एक और जाकर बैठ गई। कविता जी मैंने आपसे कुछ कहा था, पर शायद आप वो भूल गई हैं लगता है। अखिलेश जी उनके पास बैठ गए थे। कविता जी अखिलेश जी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी कि जैसे पूछ रही हूँ कि मैं क्या भूल गई हूँ, और वो भी ऐसा जो कि आपने कहा था। उसे समय दीजिए इस सब के लिए, आप, मैं, दादी और प्रिया सब अच्छे से जानते हैं ना कि वो कितना जिद्दी है। वो भले ही मुंह पर कड़वा बोलता है पर दिल का बहुत स्वीट है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग उस पर शादी का दबाव डालेंगे तो वो इनकार नहीं करेगा, पर फिर वो इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस करेगा, फिर हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। उसे प्यार को और उसके एहसास को महसूस करने दीजिए, तभी तो वो उसे दिल से अपना पाएगा। अखिलेश जी ने बहुत इत्मीनान से कविता जी के बेचैन मन को समझाया। अरे पर जब वो यहाँ आएगा ही नहीं तो सोनम से कैसे मिल पाएगा, कैसे कर पाएगा वो प्यार के एहसास को महसूस? कविता जी ने अपनी उलझन अखिलेश जी के सामने रख दी। बात तो आपकी सही है, पर
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे जल्दी ही ये एहसास होने वाला है कि बिना प्यार के जिंदगी बहुत बेरंग सी होती है। अखिलेश जी ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ कहा। दादी और प्रिया अखिलेश जी की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, पर कविता जी के चेहरे के भाव अभी भी वैसे के वैसे ही थे। एब इतना भी कोणी सोच बींदड़ी, मारे को लागे से कि यो थारा बींद एकदम सही कह रिया से। चलो अब घनी रात हो गई से, थोड़ी देर आराम कर लो सब, दादी ने कहा और उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम भाई को रोज ही शादी या फिर इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर उनके सामने बात करेंगे ना, तो वो और चिढ़ जाएंगे। हमें उन्हें इन सब बातों के लिए थोड़ा सा समय देना होगा। प्रिया ने कविता जी को अपनी जगह पर यूं ही बैठे देखा तो वो भी उनके पास आकर बैठ गई और अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी। शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो, मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, कविता जी मुस्कुराते हुए बोली। फिर चले, प्रिया ने कहा। कहाँ? कविता जी बोली। सोने, प्रिया ने शरारत से मुस्कुराकर कहा। पियो, तू भी ना बिल्कुल कभी कभी डुग्गू की तरह सस्पेंस क्रिएट कर देती है, पागल, कविता जी हंसकर बोली। दोनों माँ बेटी हंसते हुए अपने अपने कमरे की तरफ चली गई, एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर। इधर दिल्ली में ही वसंत विहार इलाके में एक घर। मयंक आज ऑफिस नहीं गया था। उसने ऑफिस फोन करके बता दिया था कि वो आज नहीं आएगा। उसके आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी जाएं। कल घर पर जो भी हुआ उसके बाद मैं इतनी आराम से बैठ नहीं सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। माँ अकेले शायद इतना ना सोचें, पर मामा जी और मामी जी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात डालते ही रहेंगे। मयंक सोफे पर बैठा हुआ ये सब सोचने में व्यस्त था। उसे सामने टेबल पर रखी हुई चाय की भी सुध नहीं रही थी, जो काफी देर तक रखे रहने की वजह से ठंडी हो चुकी थी। उसका ध्यान उसके फोन की घंटी बजने पर टूटा। पापा इस समय कॉल क्यों कर रहे हैं? ये समय तो उनके ऑफिस का होता है और पापा ने आज इस समय फोन किया। आई होप कि सब कुछ ठीक हो वहाँ पर। मयंक ने मनी मन सोचा और फिर फोन पिक कर लिया। हाँ पापा, मयंक ने फोन उठाते हुए कहा। सॉरी मयंक, इस समय तुम्हें फोन किया, पर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफिस के समय फोन किया। अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं आज खुद ऑफिस नहीं गया हूँ, मयंक ने धीरे से कहा। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? सत्येंद्र जी मयंक की बात सुनकर घबरा गए थे। अरे पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आज ऑफिस जाने का मन ही नहीं हुआ। कल घर पर जो कुछ भी हुआ, दिमाग में आज भी वही सब भरा हुआ है। अगर गलती से कहीं ये सब बातें सोनम को पता चल गईं, तो वो हमेशा की तरह खुद को ही कसूरवार ठहराएगी इन सब हालातों के लिए। मयंक ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। तुम्हारा डर एकदम सही है अपनी जगह पर, और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसी बात का डर सता रहा है, सत्येंद्र जी ने धीमी आवाज में कहा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर माँ को बिट्टू से दिक्कत ही क्या है पापा? क्यों हमेशा उसके सुख चैन के पीछे पड़ी रहती हैं वो? मयंक के चेहरे पर बीते दिनों की घटनाओं का दर्द उभर आया था। खुद को संभालो मयंक, बिट्टू के पास तुम्हारे जैसा भाई है तो वो दुनिया की हर मुश्किल से लड़ जाएगी, सत्येंद्र जी ने मयंक को दिलासा देते हुए कहा। पर उसे लड़ना आता ही कहाँ है पापा? मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उसे माँ की इस वाहियात सोच के बारे में पता चले तो वो पागल अपना इतना ब्राइट करियर छोड़कर उस घोंचू से शादी करने के लिए हाँ भी कह देगी, क्योंकि वो माँ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जिंदगी की बर्बादी भी। और माँ, वो उसे दुख देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो बस यही चाहती है कि कुछ भी करके सोनम उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दे। समझ में नहीं आता कि छोटी के लिए ये सब मुसीबतें कब खत्म होंगी। मयंक फोन पर इतना कहकर चुप हो गया था। मयंक, मेरे मन में कुछ चल रहा है और मैंने तुझे अपने मन की बात शेयर करने के लिए इस समय फोन किया। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था इस बात को करने के लिए, सत्येंद्र जी ने अपने मन की बात कह दी मयंक से। अरे बताइए ना पापा, आप मुझसे अपने मन की बात कह सकते हैं। मयंक हल्के से मुस्कुरा उठा था। जानता हूँ मैं, इसलिए तो तुझे अपने बेटे से ज्यादा दोस्त मानता हूँ। सत्येंद्र जी भी मुस्कुरा उठे थे। कुछ ही देर की बातचीत के बाद, ठीक है पापा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे मुझे बताइएगा, मैं तैयार हूँ, मयंक ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है मयंक, फिर मिलता हूँ तुमसे कुछ दिनों के बाद। सत्येंद्र जी मयंक से बात करके काफी हल्का महसूस कर रहे थे, पर मयंक के दिमाग में कुछ कुलबुला रहा था और उसने कुछ सोचते हुए अवनी को फोन लगा दिया। अपने काम में उलझी हुई अवनी का फोन बहुत देर से रिंग कर रहा था, पर उसका ध्यान ही नहीं था उस वक्त। मैम, योर फोन इज रिंगिंग, अवनी की असिस्टेंट ने उसे कहा। ओह सॉरी, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड। अवनी ने हौले से मुस्कुराया और फोन को उठा लिया।
ओह माय गॉड, इतनी सारी मिस्ड कॉल्स, और वो भी मिस्टर आर्किटेक्चर की। अवनी के चेहरे पर एक शाय सी स्माइल आ गई थी। उसने तुरंत कॉल बैक किया मयंक को। हेलो, कैसी हो? बिजी तो नहीं थी? मयंक ने फ़ोन उठाते ही पूछा। सॉरी मयंक, वो मैं ना अपने क्लाइंट के साथ डील कर रही थी और मेरा फ़ोन अंदर रूम की टेबल पर रखा हुआ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं लगा। अवनी ने अपनी गलती और बिजनेस दोनों बताते हुए कहा। नो, इट्स ओके अवनी, हो जाता है कभी कभी। डोंट फील सॉरी फॉर दिस, मयंक ने बहुत ही आराम से कहा। अगर तुम बिजी हो तो मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगा। नहीं, थोड़ी देर पहले तक मैं क्लाइंट के साथ बिजी थी, पर अब फ्री हूँ। बताओ ना, कैसे याद किया मुझे? अवनी ने प्यार से कहा। अवनी, वो मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मन की उलझन को कैसे अवनी से शेयर करे। मयंक, तुम मुझसे अपनी बात बिना किसी हिचक के कह सकते हो। अवनी मयंक की हालत समझ रही थी। अच्छा, तो फिर मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो बात तुमसे कहना चाहता हूँ वो मैं तुमसे मिलकर ही कह पाऊँगा। मयंक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। क्या? तुम दिल्ली में हो? अवनी इस बार चौंक गई थी। हाँ, मैं कल रात ही दिल्ली आ गया था। मयंक की आवाज़ में कोई खास खनक नहीं मालूम पड़ रही थी। मयंक, इज एवरीथिंग ओके? अवनी ने कुछ अंदाज़ा लगाते हुए कहा। अवनी, वो मैं तुमसे मिलकर ही बात करना चाहता हूँ, मयंक ने धीरे से कहा। ओके, आई एम कमिंग देन, जस्ट शेयर योर एड्रेस नो, अवनी ने अधीरता से कहा। मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ अपना एड्रेस, मयंक ने कहा और अपना एड्रेस अवनी को मैसेज कर दिया। इधर पुणे में अमित सौरभ के साथ अपने रूम में आ चुका था। सौरभ उसका साथी तो यहीं पुणे में बना था, पर दोनों की दोस्ती इन बीते सालों में गहरा गई थी और दोनों ही आपस में रूम शेयर करने के साथ साथ अपने जीवन के हर सीक्रेट को भी शेयर करने लगे थे। वैसे भी सौरभ भी चंडीगढ़ का रहने वाला था, तो एरिया वाइज भी अमित को घरेलू ही लगता था। यार, बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है कुछ 2 दिनों से। अमित बिस्तर पर एक तरफ पीठ टिकाकर बैठ गया था। सौरभ तकिए को अपनी गोद में लेकर आलती पालती मारकर उसके सामने बैठ गया था। वो बस चुपचाप अमित को सुनना चाहता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अमित का मूड अगर एक बार बिगड़ गया तो फिर उसके सामने लाख नाक रगड़ लो, पर फिर वो अपना मुंह खोलने वाला नहीं था। पर ये फीलिंग्स, व्हाटएवर दीज आर, बहुत अजीब सी लगती हैं यार। और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल में दिल नहीं, किसी ने 100 हॉर्स पावर का इंजन फिट कर दिया। बस बेतहाशा बेलौस धड़के ही जाता है। एक तो मैं पहले से ही अपनी हालत को लेकर टेंस्ड हूँ, और ऊपर से अमित ने कहते हुए एक नजर सौरभ के ऊपर डाली, जो बहुत ध्यान से उसे ही सुन रहा था। हाँ, ऊपर से क्या, डुग्गू को चुप देखकर सौरभ को बीच में ही बोलना पड़ा। अरे वो लड़की यार, कल दिल्ली एयरपोर्ट से परेशान किए हुए, कभी टकरा जाती है तो कभी अपने ट्रॉली बैग के रोलर को मेरे पैर के ऊपर चढ़ा देती है। कुल मिलाकर दिमाग घुमा कर रख दिया उसने। हालांकि जब वो सोनम के बारे में बात कर रहा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, होठों पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई थी, जिसे उस वक्त वो महसूस नहीं कर पा रहा था, या फिर उसके अड़ियल और एरोगेंट दिल ने उसे ऐसे किसी भी एहसास को महसूस करने के लिए मना कर रखा था। पर थोड़ी दूर बैठा सौरभ उसके चेहरे के बदलते हुए भावों को बखूबी समझ रहा था, और उसे डुग्गू की नादानी पर हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था। कुछ पता किया कि तेरी वो परेशानी अब इस वक्त कहाँ है? सौरभ को डुग्गू की हालत पर बड़ा प्यार आ रहा था उस वक्त। हाँ, मैं क्यों पता करूं कि वो कहाँ है, और मुझे क्या पड़ी है कि मैं उसका बायोडाटा तैयार करवाऊं? डुग्गू ने लापरवाही के साथ कहा और बिस्तर पर फैल गया। तो तू उसे लेकर इतना सोच क्यों रहा है? जस्ट चिल ब्रो, सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो कोई कोइंसिडेंस होगा जब वो तुझे मिली होगी, सो जस्ट रिलैक्स एंड ग्रो अप। अरे यार, पर वो मुझे आज फिर दिखी। अमित एक झटके से उठकर बैठ गया, जैसे सोनम के बारे में बात करने से उसे कोई करंट सा लगा। हैं? फिर से दिखी? अबे कोई भूत वूत है क्या जो तुझे बार बार अलग अलग जगहों पर दिख रही है? सौरभ ने एक आंख विंक करते हुए कहा। सौरभ, तू ना मुझसे बहुत पिटेगा, इसलिए मैं तुझे कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। अमित ने मुंह बना लिया था। अरे सॉरी, मैं तो बस यूं ही डुग्गू, सौरभ ने अपने दोनों कानों को पकड़कर कहा। अच्छा चल, तू आगे बताना। बाय गॉड, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। अबे मैं कोई तुझे कहानी नहीं सुना रहा हूँ, समझा? डुग्गू ने सौरभ को आंखें दिखाते हुए कहा। चल ना, बता अभी, सौरभ ने उसके कंधे को हिलाते हुए कहा। अरे यार, वो यहाँ सीनियर विंग में नजर आई थी मुझे। मैं तुझे मेस के गेट पर इंतजार करने को बोलकर जैसी कॉरिडोर की तरफ मुड़ा, वो मुझे सामने से आती हुई दिखाई दे गई। पर इससे पहले कि वो मुझे कुछ कह पाती, वहीं से कुछ और सीनियर्स मेस की तरफ जा रहे थे उसी कॉरिडोर से होते हुए, तो मैंने उसे अपने साथ उस पिलर की ओट में खींच लिया, और बस उसके बाद से जो वो शुरू हुई ना, कसम से मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया उसने। डुग्गू ने सौरभ को एक सांस में सब कुछ बता दिया था।
पहले तो सौरभ चुपचाप बैठा रहा, पर फिर कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। ओए, मुंह बंद कर। अगर हॉस्टल वार्डन इस समय राउंड पर हुए ना, तो तेरे साथ साथ कल मुझे भी परेड ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अमित ने सौरभ के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा। ओके ओके, सॉरी यार। सौरभ इतना कहते अपने मुंह पर खुद ही हाथ रखकर बैठ गया था, पर उसकी हंसी अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। अब तू किस खुशी में अपनी बत्तीसी का प्रदर्शन कर रहा बताएगा? अमित उसकी तरफ मुंह करके बैठ गया था। सौरभ ने उसकी तरफ एक बार देखा और फिर से वो अपने मुंह पर हाथ रख के हंसने लगा। सौरभ, दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू, ओके? स्टॉप लाफिंग, अदरवाइज आई विल हैंग यू फ्रॉम द बालकनी ऑफ दिस रूम, ओके? अमित ने खिसियाते हुए बोला। मतलब कमाल है यार, मैं जो बात तुझसे इतने सालों में नहीं कह पाया, वो उस लड़की ने तुझसे फर्स्ट मीटिंग में ही कह डाली, और वो भी बिना तुझसे डरे हुए। सौरभ ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, What the hell? What are you talking about? Are you talking about me? मैं अकड़ूं, मैं सड़ूं, मैं एरोगेंट हूं? अमित ने गुस्से से कहा। है तो तू ना इन सभी क्वालिटीज का एक कॉम्बो पैक है, सौरभ ने कहा और वहां से भागकर वॉशरूम में घुस गया। वो अच्छी तरह से जानता था कि इसके बाद अमित उसकी क्या हालत करेगा, इसलिए वो अमित के एक्शन मोड में आने से पहले ही अपने बचाव के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ गया था। कमीने, बाहर निकल, आज मैं तुझे अपने कॉम्बो पैक के फायदे तो गिना दूं। मैं भी देखता हूँ कि तू कब तक वॉशरूम में घुसा रहेगा। अमित वॉशरूम के दरवाजे को पीट रहा था। ये क्या हो रहा है अंदर? कैप्टन रघुवंशी, कैप्टन मेहरा, अंदर क्या चल रहा है? बाहर से गश्त पर निकले वार्डन को जब अमित के रूम से धमधम की आवाज सुनाई पड़ी, तो वो उस तरफ आकर बाहर से आवाज देकर जानकारी लेना चाह रहे थे। कुछ भी नहीं हो रहा है साहब,